नजम से ज्वाइन हो गए। अस्सलाम वालेकुम। الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। अजीज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है नीट के स्टूडेंट का यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक अहम मरहले में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, जिसे हम काउंसलिंग का मरहला कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इश्यूज होते हैं कि वो प्रॉपर गाइडेंस की वजह से कॉलेज और दीगर चीज़ें प्रॉपर टाइम पर सिलेक्ट नहीं कर पाते, या फिर यह है कि काउंसलिंग के अंदर प्रॉपर कॉलेज का वो इंतखाब नहीं कर पाते, हालांकि उनके मार्किंग के हिसाब से उन्हें बेटर ऑप्शन उनके लिए खुला रहता है। तो इस सिलसिले में एक अहम गाइडेंस का सेशन रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान इस फील्ड के एक्सपर्ट जो कई सालों से 20 से 25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलिंग का के अलग अलग सेशन करते आए, काउंसलर भी और एक कोच भी अल्हम्दुलिल्लाह आप है। तो आप सब उनसे वाकिफ है। नजम सर से कोई तारुफ के मोहताज आपकी शख्सियत नहीं है। तो सर से गुजारिश है कि आप जो है इस सेशन का आगाज करें। इंशाल्लाह सेशन होने के बाद फौरी हम क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। ओपन हॉल भी रहेगा, ओपन सेशन, जिसमें आप पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिक सवाल भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो सर से गुजारिश है कि इस सेशन का आगाज कीजिए, नजम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नॉर्थ जोन महाराष्ट्र के रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स, नीट एस्पिरेंट्स जो रिजल्ट के बाद बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस का, महाराष्ट्र के एडमिशन का नोटिफिकेशन आज महा सीईटी सेल ने पब्लिश किया है। तो महाराष्ट्र में एडमिशन का सिलसिला रजिस्ट्रेशन का पहला मरहला है, वो आज से शुरू हो चुका है। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो एडमिशन अथॉरिटी है, हम उसको सीईटी सेल कहते हैं।
और सीईटी सेल का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कमिश्नर सीईटी सेल होते हैं। तो सीईटी सेल ये एडमिशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है, लेकिन इसके रूल्स और रेगुलेशंस मेडिकल एडमिशन के वो डीएमईआर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये डिपार्टमेंट डिजाइन करता है। इम्प्लीमेंटेशन एडमिशन प्रोसेस का कमिश्नर सीईटी सेल करेगा। खैर ये टेक्निकल मालूमात में नहीं जाएंगे ज़्यादा, आइए डायरेक्टली अब महाराष्ट्र का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 55% जो है आपके स्टेट कोटा और 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा, ये दो कोटा उसको समझेंगे इंशाल्लाह। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पहली स्लाइड पे आ जाइए जैर। तो नीट यूजी जो है आपका एडमिशन प्रोसेस 26-27 में कितने कोर्सेज के एडमिशन है, ये मतलब आपका जो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है आज से, तो टोटल कितने कोर्सेज को कवर करेगा। पहले मरहले में सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, लेकिन सीईटी सेल के थ्रू मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड 10 कोर्सेज शामिल हैं। आप सबको मालूम है मेन कोर ब्रांचेस जो मेडिकल साइंसेज के हैं वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, ये 5 कोर्सेज हैं। इसमें स्लाइड में कहीं आपको बीएचएमएस मिस दिखेगा, तो ये कोर ब्रांचेस से सब वाकिफ हैं। उसमें 5 ऐसे हैं जो अलाइड ब्रांचेस हैं। अलाइड ब्रांचेस में फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी जिसको बीओटीएच कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तीसरा होता है बीएएसएलपी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएएसएलपी। तीसरा है बीपीएनओ, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड सर एक ऑर्थोपेडिक्स। मिनट, स्लाइड नजर नहीं आ एक सालिम को बताया हमने वो करेक्शन। पर बच्चे सालिम सुनते नहीं है आवाज आ जब रही तक के है? अच्छी बात स्लाइड जी। स्लाइड नजर आने तक वो हमारी गुफ्तगू पे तवज्जो दें। 10वां जो कोर्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है महाराष्ट्र में, उसका नाम है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये नया कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से 10 कोर्सेस का ये एडमिशन प्रोसेस का आगाज महाराष्ट्र में आज 6 तारीख से शुरू हो चुका है। अब ये 10 कोर्सेस जो महाराष्ट्र में चलते हैं, जाहिर बात है कि ये तमाम कोर्सेस का एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ रहना कंपलसरी है तमाम तलबा का। नीट के एग्ज़ाम दिए बगैर कोई भी स्टूडेंट ये 10 कोर्सेस में एडमिशन नहीं ले पाता है ना, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देंगे। पिछले साल तक महाराष्ट्र के बाहर स्टेट में अलाइड कोर्सेस को एडमिशन हो सकता था नीट के बगैर, लेकिन पिछले साल अलाइड काउंसिल ने 25 नवंबर को एक नोटिफिकेशन निकालकर अलाइड कोर्सेस को भी नीट कंपलसरी किया है पूरे भारत में। और अलाइड में फर्स्ट फेज में कितने कोर्सेस उन्होंने शामिल किए, उन तमाम कोर्सेस की लिस्ट, तकरीबन 22 कोर्सेस की लिस्ट अलाइड काउंसिल ने अपने वेबसाइट में 25 नवंबर के डिक्लेयर की है। वो 25 कोर्सेस और बाकी के ये जो 5 कोर ब्रांचेस है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इनके लिए अब नीट एग्जाम कंपलसरी हो चुका है। नीट के बगैर आपका दाखला इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं हो सकेगा। नंबर 2, ये तमाम कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसमें एडमिशन लेने के अहल हैं। तो पहली कंडीशन है कि स्टूडेंट इंडियन नेशनल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना, महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, महाराष्ट्र के कोटे में। तीसरी कंडीशन है कि उस बच्चे ने एसएससी और एचएससी महाराष्ट्र से ही किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो 85% स्टेट कोटा होता है, मैंने शुरू में कहा था कि महाराष्ट्र के तमाम कॉलेजेस में
गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड में दो कैटेगरी है, 85% स्टेट कोटा, 15% ऑल इंडिया कोटा। प्राइवेट कॉलेजेस में दो जरा है, एक है स्टेट कोटा और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो खाली दूसरे नंबर के इसमें फर्क है। दूसरे नंबर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम ऑल इंडिया कहेंगे, कोटा कहेंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है इंस्टीट्यूशनल सीट्स, जो आपके इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो कैंडिडेट का महाराष्ट्र से एसएससी एचएससी होना लाजमी है, ये भी याद रखिएगा। आप में से किसी ने ऐसी गलती नहीं की होगी कि 10वीं महाराष्ट्र से की है और 12वीं महाराष्ट्र के बाहर कहीं कोचिंग को चले गए थे कर्नाटक वगैरह में, तो वहाँ एडमिशन ले रही है 12वीं को, तो आप इलिजिबल नहीं होंगे 85% स्टेट कोटे के लिए। तो ये हो गए 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन एज की है। मोटे तौर पर आपने सबने जायजा लेना कि मेडिकल साइंसेस के कोर्सेज के लिए एडमिशन अगर लेना चाह रहे हैं आप, तो आपका इस साल 2026 की 31 दिसंबर 2026 को आपकी एज 17 साल मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप में से किसी की एज कंप्लीट नहीं हो रही 17, तो वो कोर ब्रांचेस जो मेडिकल साइंसेस के, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। उनको दोबारा नीट रिपीट करके फिर एडमिशन प्रोसेस में आना पड़ेगा। आगे देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए है 12वीं के लेवल की, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी हम कहते हैं उसको। तो 12वीं साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, और 12वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पीसीबी में ओपन कैटेगरी के हैं तो 12वीं में उनका पीसीबी 50% चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी में है, एससी एसटी ओबीसी में है, तो उनका 40% चाहिए। मतलब 50% के लिए 300 का महाराष्ट्र स्टेट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टोटल होता है, 100 मार्क का पेपर होता है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। तो 300 में से आपका ओपन कैटेगरी वालों को 150 टोटल चाहिए। एक गलतफहमी यहाँ ये होती है, बहुत आगे चले गए, ऊपर फर्स्ट से लीजिए, शुरुआत कीजिए फर्स्ट से। अभी हम स्लाइड नंबर 3 पे चल रहे हैं। स्लाइड नंबर 3 पे आइए और ऊपर आइए। तो एचएससी 12वीं का ये 3 नंबर है ना 50 सर? 12वीं का 50% चाहिए ओपन कैटेगरी के बच्चों का, और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का 40 चाहिए। मतलब ओपन कैटेगरी के बच्चों का पीसीबी का टोटल 150 होना 300 में से, और रिजर्व कैटेगरी का 120 चाहिए टोटल। इसमें एक फैसिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों को, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिफरेंस, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको टेक्निकल नाम पीडब्ल्यूडी दिया गया है। तो पीडब्ल्यूडी के ओपन कैटेगरी के बच्चों का 45% चाहिए बोर्ड में। आगे बढ़ाइए एक स्लाइड, आप एक स्लाइड आगे बढ़ाइए, नंबर 2 पर रुक गए हैं, 3 पे आइए आप। उसके बाद आप देखते हैं कि बीएचएमएल, अब ये कंडीशन 12वीं के किसके लिए है? सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस के लिए है। एक तब्दीली अच्छी आई है इसमें, वो बाकी कोर्सेस वालों के लिए है। फॉर बीएचएमएस बीएमएस बीयूएमएस ओनली पास क्लास, यहाँ अब 50 की कंडीशन निकाल दी गई है। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपका परसेंटेज का देखा नहीं जाएगा, 12वीं 35 मार्क्स से आप पास हो गए हैं तो काफी है आपका। तो ये कौन से कोर्सेज के लिए है 12वीं का परसेंटेज? बीएचएमएस बीएमएस बीओएमएस के लिए है। अब आइए नीट में क्या चाहिए। ये तो है 12वीं की एलिजिबिलिटी। नीट में जो स्कोर चाहिए आपका वो 50 परसेंटाइल, 720 का नीट का आपका एग्जाम था, उसका जो 50 परसेंटाइल का ओपन कैटेगरी का टोटल होता है 213। मतलब नीट री नीट 2026 का जो दिए थे आपने 21 जून को,
तो उस एग्जाम में ओपन कैटेगरी के बच्चों का स्कोर चाहिए 213, तो ही वो एलिजिबल हैं ऊपर के दिए हुए कोर्सेज के लिए, बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए। और 40% चाहिए रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का। रिजर्व कौन आएगा? SC ST OBC। उनका कट ऑफ है नीट के स्कोर का 177। ये हर साल बदलता रहता है और पहली बार है हिस्ट्री में नीट के ये इतना कट ऑफ हाई हो चुका है। तो ये 177 कट ऑफ है रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का। नीट में उनका 177 है, तो वह बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी का जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पर्सन विद डिफरेंस, अपाहिज, उसको 720 में से 194 उसका टोटल चाहिए, मतलब 45% आई। अब एलिजिबिलिटी फॉर बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपीओ, बीएनवाईएस, मैं दोबारा दोहराऊं, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। उसके बाद है बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के लिए 12वीं पास होना खाली 35% से, और नीट का एग्जाम दिया हुआ रहना चाहिए आपने। नीट का कोई कट ऑफ स्कोर की कंडीशन ये 5 कोर्सेज के लिए नहीं है, इतना ख्याल रखिए। अब प्रोसेस क्या शुरू होगा? आज से जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के रोशनी में पहला स्टेज है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है अभी, अब थोड़ी सी तब्दीली है इस साल। पहले रजिस्ट्रेशन तमाम कोर्सेज के लिए कॉमन होता था पहले फेज में, अभी उन्होंने स्पेसिफिक किया है रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस बीडीएस के लिए। और उसके बाद अगला मरहले में आयुष के कोर्सेज के लिए, अलाइड कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल अलग से आएगा। अभी आप में से जितने बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस को एडमिशन लेना चाहते हैं उनका आज 6 अगस्त से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो प्रोसेस चलेगा 12 अगस्त तक चलेगा। मतलब ये कि तकरीबन 7 दिन का समय आपको दिया गया है, उसका बेहतर इस्तेमाल आप कीजिएगा। कौन से साइट पे जाएंगे आप? mahacity.org साइट वहाँ लिखी हुई है, उसको ज़रा ख्याल रखिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ, आपका फॉर्म फिलअप कर दिया आपने ऑनलाइन, तो आपको रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी है। वो सब ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपये फीस है स्टेट कोटे के लिए। अब बार बार मैं इसको दोहराऊंगा तो आप जहन में रखिए उसको। स्टेट कोटा 85%, 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा। ये इंस्टीट्यूशनल कोटे की सिर्फ हम इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं, उस चक्कर में आप में से कोई नहीं गए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि फीस वहाँ 3 गुना ज़्यादा आपको पेड करनी पड़ेगी और वहाँ कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं आएगी। इसलिए हम में से बहुत से 99.9% लोग ऐसे लोअर मिडिल क्लास, गरीब घरानों में, मिडिल क्लास से हैं। तो वो जो कोटा है 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा, उसके चक्कर में मत आइए। आपको रजिस्ट्रेशन की ओपन कैटेगरी के बच्चों को 1000 रुपये फीस है स्टेट कोटे की, 500 रुपये रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को है, SC ST OBC के बच्चों को। और इंस्टीट्यूशनल कोटे में जो जाना चाहता है 15%, प्राइवेट कॉलेज में होता है 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा, उसके रजिस्ट्रेशन की फीस 5000 है। और वो बच्चे जो दोनों कोटे में शरीक होना चाहते हैं, स्टेट कोटे में भी और इंस्टीट्यूशनल कोटे में भी, तो उनको 6000 रुपये फीस भरनी होगी। ये होगा दूसरा मरहला आपका। मतलब पहला काम, आपने साइट ओपन करके अपनी इंडिविजुअल सारी मालूमात, करेक्ट मालूमात आपने फिलअप की। आपका नाम, आपका परसेंटेज, आपका 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, नीट के मार्क्स, आपके 12th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, कैटेगरी क्या है आपकी, सब कॉशियसली आपको फॉर्म भरने की जरूरत है। एक चीज आगे मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में, यहाँ सिर्फ तवज्जो दीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन की फीस एक बार दोहरा रहा हूँ। ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये। आप में से कोई इंस्टीट्यूशनल कोटे में जाना चाहता है, रजिस्ट्रेशन की फीस नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेगी।
5,000 है, दोनों कोटे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 6,000 रुपया होगी। 2 स्टेप हो गए आपके। आप इंटरनेट पर बैठे, अपना फॉर्म भर दिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फीस पेड कर दिया आपने। अब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलर्ड फॉर्म में आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो उसकी एक रफ लिस्ट हम खास तौर पर आपसे दरख्वास्त होगी कि mahacity.org पे नोटिस नंबर 2 पे आप देखिए कि उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दी हुई है। दोबारा हम कह रहे हैं, अब वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी मिक्स है, बाइफरकेट करके नहीं दिया किस कैटेगरी का अलग अलग। तो हमने यहाँ किया किया कि सबके लिए कौन सा कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी। उसके बाद हर एक के लिए अलग अलग आएगा। स्लाइड स्लाइड चेंज करते रहना बाबा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपका सबसे पहले नीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये पहले पूछता था, अब की जो लिस्ट आई है महासीटी सेल पर, इसमें इसका तस्करा नहीं है। आपने नीट के एग्जाम को जो फॉर्म भरा था उसका फॉर्म अगर होगा तो आप निकाल के रखिए, अपने फाइल को लगाइए, अभी अपलोड करना कंपलसरी नहीं है। दूसरा आपका है एडमिट कार्ड, मतलब हॉल टिकट नीट का आपका। तीसरा है नीट का मार्क्स मेमो जिसको आपने प्रिंट ले लिया है, उसके जेरोक्स कॉपी बना के रखिए कलर्ड फॉर्म में। चौथा है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का आप जेरोक्स रखिए साथ में, उसको मतलब आपको अपलोड करना है स्कैन की शक्ल में। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ये आपका 5वां सर्टिफिकेट है। छठवां है आपका डोमिसाइल। पिछले चंद वर्षों से ये जो 2 सर्टिफिकेट का एक ही कॉमन सर्टिफिकेट आना शुरू हुआ है, डोमिसाइल कम नेशनलिटी या नेशनलिटी कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर वो दोनों का मेंशन किया हुआ सर्टिफिकेट है तो वो आपका नेशनलिटी भी है, डोमिसाइल भी है। डोमिसाइल और नेशनलिटी के सर्टिफिकेट के नेशनलिटी के लिए अल्टरनेट कुछ चीज़ें दी हुई है। खुदा ना खास्ता गड़बड़ हो गई, भूल गए, खो गए या निकाल नहीं सके वक्त से पहले, नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो अल्टरनेट में 2 चीज़ें आपके पास होंगी। आपके टीसी में अगर इंडियन लिखा हुआ है तो वो आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट का मुतबादिल होगा, अल्टरनेट होगा। या आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो वो भी नेशनलिटी का आपका सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर वो गवर्नमेंट के लेवल की न्यूज़ क्या थी उसमें मत जाइए, आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये दिया हुआ है। तो आपसे तमाम से दरख्वास्त होगी कि अब ना ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप महासीटी सेल पे जाइए। आपके पढ़ने के लिए 2 अहम चीज़ें रहेंगी, 3 अहम चीज़ें। एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट, एक आपका शेड्यूल जो आ गया है आज, और उसके बाद 367 पेजेस का आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। डरिए मत, पूरे 367 पेजेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसमें से तकरीबन शुरू के 70-80 पेजेस इंपॉर्टेंट है, उसकी आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। बाकी के एनेक्स जो अलग अलग लॉज है, गवर्नमेंट के जीआरस वगैरह हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद है एसएससी का मार्क्स में आपको 10वीं का। उसके बाद 10वीं का आपका सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपकी एलसी है, लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी हम जिसे कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद 12वीं का मार्क्स मेमो है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। आप जो अभी इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सबसे दरख्वास्त है कि उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकालो। 200-250 रुपया आपके खर्च होंगे, उसमें मत जाइए आप, लेकिन उस पर ज़रूर खर्च करके आपकी स्टडी अपडेटेड रखने की कोशिश कीजिए। सही। इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 15 पे आपको एनेक्चुअर एच मिलेगा, उसमें नमूना दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। उसी नमूने में आपको डॉक्टर से लेना है, उस नमूने को प्रिंट लीजिए डॉक्टर के लेटर हेड पर, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मेंशन किया हुआ है। डॉक्टर के लेटर हेड पर प्रिंट लेके आप उसको सर्टिफिकेट बनाइए। उसके बाद का अगला डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फील्ड ऑन महासीटी। अब जो आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा, वो रजिस्ट्रेशन आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट निकालिए और उसको भी यहाँ अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट को आपके। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट सबके लिए कंपलसरी है। अब उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे
अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्या रिक्वायरमेंट है अलग का, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट कैटेगरी अलग है। कोई ओबीसी में है तो उसको 3 चीजें देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल। अगर मैं आप में से कोई ओबीसी में है तो ये 3 चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। उसी तरह से आप देखते हैं कि कोई आप हिली एरिया में आता है आप में से कोई, तो हिली एरिया का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। आप में से कोई डिफेंस में है तो डिफेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो देने हैं। आप में से ईबीसी कैटेगरी का कोई है तो उसको इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रखना है, अभी अपलोड करना नहीं है। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी कैटेगरी के मुताबिक बाकी डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब इस साल कुछ चेंजेस छोटी छोटी आई हैं एडमिशन के प्रोसेस में। वो ये है कि ये सब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करके प्रिंट लेने के बाद एक मरहला ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी है और स्क्रूटनी सेंटर भी है ऑफलाइन तरीके से। तो आपको स्क्रूटनी सेंटर पर जाना सहूलत है, मेडिकल कॉलेज की लिस्ट दी हुई है, उस पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। या आप अगर ऑनलाइन मोड ले लेते हैं तो ऑनलाइन मोड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। ये इस साल नई तब्दीली है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ अगर प्रॉब्लम है तो फौरी आपकी क्यूरी होगी, आप उसको करेक्ट करके सबमिट करेंगे। जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है 12 तारीख के शाम तक, उनकी लिस्ट डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट। ये सबका शेड्यूल दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन चलेगा 6 से आपका 12 तारीख तक। आपको पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जो पेड करना है 1000 रुपये फीस, उसको 6 तारीख से 13 तारीख तक आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो कलर्ड स्कैन करके आपको भेजना है वो भी 6 अगस्त से 13 अगस्त तक आपको वो काम मुकम्मल करना है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 7 अगस्त से 14 अगस्त, मतलब ये पैरेलल चल रहा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि ऑनलाइन मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। जितने बच्चों ने, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला प्रोसेस रहेगा आपका, जितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है उनकी लिस्ट डिक्लेयर होगी। खासतौर पर ग्रुप ए का चल रहा पहले। ये बात जहन में रखिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऊपर जो शुरू में 10 कोर्सेज का तस्करा हमने किया है, वो 10 कोर्सेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप में। पहला ग्रुप है ग्रुप ए। ग्रुप ए में है एमबीबीएस, बीडीएस। ग्रुप बी में है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। ये 3 कोर्सेस आएंगे। ग्रुप सी में अलाइड कोर्सेस है 5, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, और बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड न्यूरो साइंसेस। ये 3 ग्रुप में से ये जो पहली रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट होंगी वो ग्रुप ए की कैंडिडेट की लिस्ट होंगी। आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। कौन शामिल हो सकते हैं? ओपन कैटेगरी के जिनको 213 मार्क्स है वो शामिल हो सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के जो 177 पे वो शामिल हो सकते हैं, इतना ख्याल रखिए। इसके बाद आपको दूसरा होगा कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट के बाद आप अपनी लिस्ट देखेंगे, अपना नाम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त है क्या देखेंगे। आपने जैसी भरे थे फॉर्म वैसी डिस्प्ले लिस्ट में तस्करा है या नहीं है, वैसा प्रिंट आया कि नहीं आया, आपकी कैटेगरी है क्या, आपके नीट के मार्क्स बराबर है क्या, ये सारी चीज़ें आपने चेक करना। 99.99% सही रहता, लाखों में एक आधे गलती के चांसेस रहते। उसके लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर कोई शिकायत है, मसलन वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका जो है कैटेगरी का तस्करा नहीं है, जबकि आपने फॉर्म में भरा है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, तो आपको ग्रीवांस शिकायत सबमिट करने का मौका है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन शिकायत करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि मेरा ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैंने फॉर्म में मेंशन किया था लेकिन लिस्ट में नहीं है। तो उसके बाद आपको ये डेट जो दी हुई है कि पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को डिक्लेयर होगी, और शिकायतें करने का मौका है। अगर लिस्ट में कुछ गलती है
तो उसको शिकायत सबमिट करने का मौका है 16 और 17 2 दिन अगस्त की तारीख में। उसके बाद शिकायतें सबकी उसूल होगी, लिस्ट करेक्ट हो गई। अब करेक्टेड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ग्रुप ए की वो 18 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि 19 अगस्त को सीट मैट्रिक्स, मतलब महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस हैं एमबीबीएस बीडीएस के, उसमें सीट्स कितने हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट है, ये बताया जाएगा आपको। उसको कहते हैं सीट मैट्रिक्स, मतलब पूरा मैदान खाली रहेगा इसलिए कि पहला राउंड है। ये सीट मैट्रिक्स 18 तारीख को होगा। उसके बाद आपको होगा ऑनलाइन चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस। आपको अपने चॉइस या प्रेफरेंसेस जिसे कहते हैं उसको फिलअप करना है, इसलिए होमवर्क आपका बहुत पकड़ा होना है इस सिलसिले में कि कहाँ जाना है, कितने चॉइसेस फिलअप करना है, प्राइवेट मेंशन करना है कि नहीं करना है, प्राइवेट में कितना खर्च आ रहा है। सब लोग ऑनलाइन सारी वेबसाइट को चेक करो, जो प्राइवेट कॉलेज का आप ऑप्शन और प्रेफरेंस डाल रहे हैं उसके साइट पे जाके उसकी वो डिटेल्स फीस के ताल्लुक से चेक कर लो। उसमें अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करने के बहरहाल आपको मौका रहेगा। तो आपको जितना भी टाइम मिल रहा है वो टाइम का इस्तेमाल अपने सही चॉइसेस को सेलेक्ट करने का है। इस सिलसिले में भी आपसे दरख्वास्त होगी कि इंफॉर्मेशन जो ब्रोचर है आपका, वो इंफॉर्मेशन ब्रोचर में पूरे महाराष्ट्र में मुख्तलिफ कोर्सेस के कितने कॉलेजेस हैं पूरी लिस्ट वहां दी हुई है। खासतौर पर जैसे मैंने कहा आपसे कि ये आपके हाथों में रेडी रखना होना चाहिए। आप इधर उधर इससे पूछते बैठे उससे पूछते बैठे उस उस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में सारी चीजें हैं, उसको रखिए और खूब स्टडी कीजिए। कंसर्निंग कॉलेजेस की पूरी लिस्ट आपके पास देखिए, पेज नंबर 69 से स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन ब्रोचर के। तो कॉलेज का सीक्वेंस नंबर, उसका सीरियल नंबर, उसके बाद उसका कॉलेज का कोड नंबर, कॉलेज का पूरा नाम, कॉलेज का टेलीफोन नंबर, उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल एड्रेस, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो, और उसमें इंटेक कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई है। तमाम ये 10 कोर्सेज का जिसका तस्करा मैंने आपके सामने किया है, आपके पास पेज नंबर 169 से लेकर, तो पेज नंबर सॉरी 69 से लेकर पेज नंबर 91 तक के पूरी लिस्ट आप चेक कीजिए। उसका प्रिंट अलग से रखिए अपने साथ और उसको बार बार देख के स्टडी करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। तो ये आपका जो है ग्रुप ए के सिलसिले में जो लिस्ट लगेगी, डिस्प्ले होगी, उसमें आपको ये काम करना है सीट मैट्रिक्स के बाद का। आइए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में अब जो आपको लिस्ट बनानी है वो कौन सी बुनियाद पर बनानी है। तो पहले ये चेक करिए कि महाराष्ट्र स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपांशन में बहुत आगे है। भारत की नंबर 1 नंबर 2 स्टेट में आता है बहुत सी चीज़ों में। तो उसमें मेडिकल कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट में महाराष्ट्र का फिल वक्त नंबर 1 पर चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के, अब लिस्ट देखिए, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में 42 है, जिसमें जो टोटल सीट जो आप देखेंगे कि वो 5,949 सीट्स पूरे महाराष्ट्र में है गवर्नमेंट एमबीबीएस के कॉलेजेस के। महाराष्ट्र में प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 27 हैं, जिसमें 3,849 सीट हैं। बीडीएस के गवर्नमेंट के कॉलेजेस 5 है, जिसकी 376 सीट अवेलेबल है। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 25 हैं, 2400 सीट है उसमें। बीएमएस के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, ये 22 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट एडेड बीएमएस के, जिसमें 1847 सीट्स अवेलेबल है। प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की तादाद भी बहुत ज्यादा है, 126 कॉलेजेस है, जिसमें 10,032 सीट अवेलेबल है। बीएचएमएस से गवर्नमेंट का एक ही कॉलेज है जलगांव में, 63 सीट है, और प्राइवेट कॉलेज 54 है, जिसमें टोटल सीट 4,380 है। बीयूएमएस यूनानी के महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस 3 है, उसके टोटल इंटेक कैपेसिटी 180 है। प्राइवेट कॉलेजेस जो अनएडेड है वो 5 है, 330 सीट उसमें अवेलेबल है।
फिजियोथेरापी के गवर्नमेंट के कॉलेजेस 4 हैं, 90 सीट है उसमें। प्राइवेट कॉलेजेस 108 हैं, उसमें 6115 सीट अवेलेबल है। बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरापी के गवर्नमेंट का कॉलेज 4 हैं, जिसमें 90 सीट हैं, उसमें प्राइवेट का एक भी कॉलेज नहीं है। बीएसएलपी के भी सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक स्टेट गवर्नमेंट का है, प्राइवेट एक भी नहीं है। टोटल सीट 25 हैं। बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स एक ही कॉलेज है बम्बई में, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एफिलिएटेड है, इसलिए उसके कुछ सीट महाराष्ट्र को दिए हुए हैं। एक ही कॉलेज है, 8 सीट उसके अवेलेबल है। जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, उसका गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, 60 सीट है। प्राइवेट कॉलेज उसके 2 हैं, 120 सीट हैं। अब आइए रिजर्वेशन कैसे हैं एक एट ए ग्लांस समझने की कोशिश करें। ये जो पूरे कॉलेजेस की लिस्ट है, टोटल सीट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे सीट आपके लिए होते हैं, उसमें हमा किस्म के रिजर्वेशंस हैं। आपके लिए क्या बचता है उसका अंदाजा आपको इसमें से आएगा। महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है 13%। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, ये याद रखिए आप, 13%। प्राइवेट कॉलेजेस में आधा होता है उसका, 50%। तो 13 का आधा 6.5% हो जाएगा। एसटी कैटेगरी का गवर्नमेंट एडेड में 7% रिजर्वेशन है, प्राइवेट में 3.5 होगा। विजय विमुक्त जाति डिनोटिफाइड ट्राइबल के लिए 3% है, उसका प्राइवेट कॉलेज में आधा होगा, 1.5%। नोमेडिक ट्राइब बी, इसको डिवाइड किया महाराष्ट्र में, ओबीसी कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है, उसको कहते हैं कोटा विद इन कोटा। 27% बेस है ओबीसी का नेशनल लेवल पर। महाराष्ट्र में आकर 27 को डिवाइड कर दिया गया है 5 हिस्सों में, तो बल्कि 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो एनटी बी 2.5% है, प्राइवेट में 1.25% होगा। एनटी सी नोमेडिक ट्राइब सी है। तो इस तरह में कई मुस्लिम भी आते हैं। ओबीसी लास्ट में 19% है, 19 का प्राइवेट कॉलेजेस में 9.5% हो जाता है। अब अदर रिजर्वेशन क्या है? अदर रिजर्वेशन के ताल्लुक से अब जैसे ऊपर आप देखें कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। अब यहाँ देखिए कि अदर रिजर्वेशन है, अदर रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं। अब अफसोस के साथ कहना पड़ा कि ईडब्ल्यूएस को कॉन्स्टिट्यूशनली हैसियत होने के बावजूद उसको अदर रिजर्वेशन में शामिल किया गया है, जब गवर्नमेंट में है लेकिन प्राइवेट में उसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस वो बच्चे बच्चियां जिनके अब्बा का इनकम 8 लाख से कम है, महाराष्ट्र में रहते हैं, 66-7 का उनका पास लिविंग प्रूफ है, जिन्होंने वो सर्टिफिकेट बनाया है, तो उनको 10% रिजर्वेशन है। डिफेंस कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके अम्मी अब्बा डिफेंस में रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं या अभी एक्टिव सर्विसमैन हैं, उनके लिए 5% रिजर्वेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 5% रिजर्वेशन है। हिली एरिया, कुछ एरिया ऐसे स्पेसिफिक है जिसको इंटरनेट पर और इंफॉर्मेशन ब्रोचर में भी लिस्ट दी हुई है उसकी कि कहाँ कहाँ के एरिया उसमें शामिल है। उस एरिया में आपने अगर रहने वाले हैं, डोमिसाइल हैं, और उसी एरिया के कॉलेज से आपने 10-12 किया है, या उस गांव में नहीं हुआ 10-12 लेकिन उस तालुके में कहीं भी आपने 10वीं या 12वीं किया है, तो आप हिली एरिया का 3% रिजर्वेशन हासिल कर सकते हैं। ऑर्फन, ये महाराष्ट्र की खसूसियत है। ऑर्फन कोटा मतलब यतीम बच्चों के लिए पहली बार 2015 में ये नाफिज हुआ। 1% सीट तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो किसी कोर्स के हो। तो अगर वो बच्चा ऑर्फन है, या ऑर्फन की तारीफ ये है कि जिसके वालिदा वालिद दोनों हयात नहीं है, वो ऑर्फन कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि आपको अंदाजा करना है कि कॉलेजेस कितने हैं, तो आपको ऑप्शन डालने से पहले जजमेंट लेना है कि पिछले साल कितने स्कोर पर और कौन से ऑल इंडिया रैंक पर कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स क्लोज हुआ था। ये एक रफ आइडिया है समझने के लिए। एज इट इज इस साल भी ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में सूरत हाल बदलते रहती है, उसका ख्याल रखिएगा। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस जो ओपन कैटेगरी के बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जिसका 47,806 था, वो गवर्नमेंट एमबीबीएस को लग गया, जिसका स्कोर 504 था पिछले साल।
एकेडमिक ईयर 25-26 की बात हो रही है। ये कट ऑफ आपको mahacity.org पे दिया है, इसकी स्टडी करिए निकाल के आप। और हमने कई ग्रुप्स में शेयर किया है, प्लीज एक दूसरे को कन्वे कर दीजिएगा। कहाँ का कॉलेज था वो? गढ़ी चिरौली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितने पे क्लोज हुई? बहुत खुशकिस्मत है ईडब्ल्यूएस वाले। आप देखिए एक तरफ 47,000 पे क्लोज हो रहा ओपन कैटेगरी, तो वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 70,256 पे क्लोज होता है, जिसका स्कोर 485 रहा है। सिंधु दुर्ग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये। ओबीसी कैटेगरी 48,407, जिसका ऑल इंडिया रैंक था और स्कोर 503 था। ये कट ऑफ उसका रहा है, गढ़चिरौली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ। प्राइवेट एमबीबीएस में देखेंगे आप, ओपन कैटेगरी 472 स्कोर पे क्लोज हुआ, जिसका ऑल इंडिया रैंक 88,112 रहा है। वो एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट, सिंधु दुर्ग में है, कोकन में। चूंकि प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती है, इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया गया है। ओबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 88,678 पर क्लोज हुआ, जिसका स्कोर 472 रहा है, वो भी सेम कॉलेजेस में, एसएसपीएम। अब इस यहाँ बच्चे क्यों कम जाते हैं वो एक अलग बहस का मौजू है, फिर वक्त हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज का क्या सूरत हाल रही है? तो आप देखिए ओपन कैटेगरी जिसका ऑल इंडिया रैंक 1,15,594 था, स्कोर 554 था, उसका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जलगांव में। और एक बच्चा जिसका ऑल इंडिया रैंक 99,343 था, जिसका स्कोर 465 रहा है, जिसका नागपुर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन हुआ। ईडब्ल्यूएस वाले 4,25,828 लक है, ये 306 स्कोर था खाली, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जलगांव में लग गया। अब ये सबके साथ हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चे ने हो सकता है आखिरी राउंड तक सब्र के साथ स्टे वैकेंसी राउंड में शमूलियत के जरिए से उसी को टारगेट बनाते हुए ऑप्शन डालता रहा, लकीली वो लग गया। ओबीसी कैटेगरी गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस में आप देखिए, ओबीसी वाला जिसका ऑल इंडिया रैंक 1,25,646 था और उसका स्कोर जो है आप देखिए कि 448 रहा है, नागपुर डेंटल कॉलेज में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में उसका एडमिशन हुआ है ओबीसी का। दूसरी मिसाल है इसमें 1,47,645 ऑल इंडिया रैंक, स्कोर 434 जिसका था, वो डेंटल कॉलेज नायर, कॉर्पोरेशन के मेडिकल कॉलेज है मशहूर, ये वहाँ एडमिशन हुआ बम्बई में। प्राइवेट बीडीएस में क्या सूरत हाल रही? तो बहुत लोएस्ट स्कोर पे भी प्राइवेट बीडीएस को एडमिशन मिल रहा है, इसलिए कि प्राइवेट 25 कॉलेजेस हैं, 2400 सीट है, और बीडीएस की जो सिचुएशन जरा बढ़ गया है प्रैक्टिस में, गवर्नमेंट जॉब नहीं के बराबर है, इसलिए बच्चों का रुझान इधर कम हो गया है। ओपन कैटेगरी का वो बच्चा जिसका ऑल इंडिया स्कोर 5,84,024 था, जिसका स्कोर 278 रहा है, वो लग गया। ओबीसी कैटेगरी का 5,13,364, जिसका ऑल इंडिया रैंक था, जिसका स्कोर नीट का 276 था, आदित्य डेंटल कॉलेज भीड़ में लग गया था लास्ट ईयर। एक अंदाजा समझने के लिए आपको कि आप अपनी लिस्ट बनाते हो खत में इसका ख्याल रखेंगे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड BAMS की क्या सूरत हाल रही है? ओपन कैटेगरी 2,59,765 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, जिसका स्कोर 376 था, वो गवर्नमेंट एडेड तिलक कॉलेज पुणे रस्तापेट में जो कॉलेज है वहाँ एडमिशन हो गया था। ईडब्ल्यूएस 2,38,583, स्कोर उसका 386 था, उसी कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ। ओबीसी 3,49,220 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, गवर्नमेंट एडेड BAMS की बात कर रहा हूँ, तारीख का पहला ये डाउन हो गया है, 336 स्कोर है। ये साइन का जो एडेड BAMS कॉलेज है उसमें एडमिशन हुआ था। आइए प्राइवेट BAMS के कॉलेज की सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा उसमें नहीं है। ओपन क्लोज हुआ है 5,20,459 को, जिसका स्कोर सिर्फ 274 था। तासगांवकर ये नाम का कॉलेज है, करजत में, मुंबई से करीब, लगा हुआ सटा हुआ। ओबीसी कैटेगरी 5,39,017 पे क्लोज हुआ, 269 उसका ऑल इंडिया रैंक था, आदित्य BAMS कॉलेज भीड़, लास्ट कट ऑफ का कॉलेज है ये।
गवर्नमेंट BHMS आइए, ओपन कैटेगरी BHMS की 5,35,821 ऑल इंडिया रैंक, जिसका स्कोर 270 था। जलगांव के गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस में उसका एडमिशन हुआ है। EWS 4,13,025 315 स्कोर था। OBC 5,12,300 277 स्कोर पे BHMS गवर्नमेंट जलगांव में एडमिशन हुआ। प्राइवेट के तकरीबन आपने देखा 54 कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। ओपन कैटेगरी इस पे क्लोज होती है 8,12,309, स्कोर क्या था? सिर्फ 197। OBC कैटेगरी 8,98,939, सिर्फ 179 पे BHMS क्लोज हुआ लास्ट ईयर OBC का। अब गवर्नमेंट BA एडेड BHMS के मुकाबले में ज्यादा डिमांड रहा है BUMS का। आप देखिए 4 लाख, यहाँ क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। BUMS के जो एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस है सब माइनॉरिटी स्टेटस वाले हैं। माइनॉरिटी स्टेटस वाले किसी कॉलेज में किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन और अदर रिजर्वेशन नहीं होता। मुस्लिम होना खुद वहाँ एक रिजर्वेशन है। तो वहाँ आप देखिए कि 4,77,112 पे क्लोज हुआ है। गवर्नमेंट एडेड BUMS कौन कौन सा है? वो गवर्नमेंट एडेड महाराष्ट्र में 3 है। अंजुमन इस्लाम वर्सोवा मुंबई, आजम कैंपस पुणे, और मंसूरा आपका BUMS मालेगांव। ये 3 कॉलेज। प्राइवेट BUMS तकरीबन 5 से 6 हैं। मालेगांव में एक है अलमीन, उसके बाद नासिक डिस्ट्रिक्ट में और एक शुरू हुआ येवला में APJ अब्दुल कलाम, 2 हो गए। अकलकुआ में एक है, जलगांव में एक है, 4 हो गए। तो इस और एक आपके कन्नड़ में है, कुंजखेड़ा कहते हैं उसको। तो वहां पर 5 ऐसे प्राइवेट अनएडेड BUMS कॉलेजेस हैं। उसका कट ऑफ ये रहा है कि 9,57,216, मतलब 168 जिसका स्कोर था वो प्राइवेट को लग गया है। गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी के देखिए आप, फिजियोथेरेपी के 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं महाराष्ट्र में, 3 बम्बई में है, एक नागपुर में है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट में लगना, बहुत डिमांडिंग कॉलेजेस होते हैं ये। तो ओपन कैटेगरी का 2,54,362 पे क्लोज हुआ, जिसका स्कोर 378 रहा है। नागपुर का गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज। EWS क्लोज हुआ है 2,99,074 पे, जिसका स्कोर था 357, नागपुर का ही ये फिजियोथेरेपी कॉलेज है गवर्नमेंट का। OBC भी 4,74,711 पे क्लोज हुआ, जिसका स्कोर सिर्फ 289 था। OBC सबसे लोएस्ट गया है नागपुर के फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट फिजियोथेरेपी के आप देखते हैं कि 104 कॉलेजेस हैं, भरपूर हैं। तो जिसका स्कोर 5 है उसको भी एडमिशन मिला। तो मोटे तौर पर अपन ये समझेंगे उसको, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस में स्कोर ज़्यादा लगता, और जो ऑर्डिनरी मकामात पर, तालुका प्लेसेस पर, देहातों में खुले हुए कॉलेजेस हैं उसमें स्कोर कम लगता था। जिसका स्कोर 5 से लेकर 300 तक है उसको, उसके लिए फिजियोथेरेपी श्योर शॉट है। मतलब जिसने नीट का एग्जाम छू कर आया सिर्फ उसके लिए मौका है। ऑक्यूपेशनल थेरापी के मैंने आपसे शुरू में कहा कि 4 कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, 3 बम्बई में, एक नागपुर में। उसका ओपन कैटेगरी का 13,13,964 पे क्लोज होता है, सिर्फ 113 के स्कोर पे। अभी वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑक्यूपेशनल थेरापी होता क्या है। EWS 12,68,528 पे क्लोज हुआ, जिसका सिर्फ स्कोर 119 रहा है नागपुर के ऑक्यूपेशनल थेरापी कॉलेज में गवर्नमेंट के। OBC का 17,62,137 पे क्लोज हुआ, जिसका स्कोर सिर्फ 65 रहा है। ये सेट GS कॉलेज सबसे मशहूर कॉलेज है महाराष्ट्र का। बहरहाल इसके वैकेंसी राउंड में लास्ट में ये लकी राउंड चलता है, आगे तफसीला आएगा उसका। ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी देखिए, ओपन कैटेगरी आपकी 3,92,210 पे क्लोज हुआ, 309,19 स्कोर था। अली अवर जंग, ALI का मतलब है अली अवर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप, बांद्रा वेस्ट में है बम्बई में। और ओपन EWS का स्कोर जो उसका रहा है वो 4,52,718, 297 स्कोर रहा है। OBC का 5,16,902 रहा है, 275 पे ASLP को एडमिशन मिला है। ASLP के 2 कॉलेजेस हैं, दोनों में बम्बई में, एक अली अवर जंग बांद्रा वेस्ट में और एक टोपियोला नेशनल मेडिकल कॉलेज बॉम्बे सेंट्रल। एक है लास्ट, एक ही कॉलेज है BPO
बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, आर्टिफिशियल लिम्स बनाने से मुताल्लिक होता है ये। ओपन कैटेगरी का 8,73,900 पे क्लोज हुआ, जिसका स्कोर 184 था। ईडब्ल्यूएस 127 पे क्लोज हुआ। ओबीसी स्कोर 253 पे क्लोज हुआ। आइए आपके लिए अब जो प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, वो प्रोसेस में हम आए थे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फीस भर दिए, लिस्ट लग गई, ग्रीवांस आई तो शिकायत सबमिट कर दिए, उसके बाद फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई, सीट मैट्रिक्स देख लिया आपने, चॉइस आपने भर दिए थे। अब चॉइस भरने के बाद अलॉटमेंट कब होगा? ये आपने चॉइस भरे थे 19 अगस्त से 22 अगस्त के दरमियान। अब आपको पहले राउंड का रिजल्ट, जिसने प्रेफरेंसेस भरे थे उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 23 अगस्त 2026 को। और ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको करना क्या है, इसमें एक अफसोसनाक पहलू है हमारे लिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारा उसमें मामला नहीं है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस इख्तियार किया है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, कि मैं जाके ज्वाइन हूँ या मत हूँ, या मेरे लिए कौन से चॉइसेस अवेलेबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोट और फीस इंजीनियरिंग की तरह दो ऑप्शन दिए थे। मतलब जिसको नहीं जाना है तो वो जो है फ्री एग्जिट ले, और जिसको जो है सीट एक्सेप्ट करनी है लेकिन अगले राउंड में अपडेशन चाहिए, उसको फ्लोट ऑप्शन दे रहे थे। और जिसको लग रहा है कि मेरी पसंद का कॉलेज मुझे मिल गया, फाइनल करना है, अगले राउंड में मेरे को आने का नहीं है, उसको फ्रीज ऑप्शन दिया गया था। वो ऑप्शन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी सेम प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस के मैनेजमेंट के दबाव में कुछ फैसले हुए हैं, और उसमें कोई तब्दीली सेंट्रल गवर्नमेंट की एमसीसी राउंड की तरह महाराष्ट्र में नहीं आ सकी है। तो पिछले साल तक के जो प्रोसीजर था, राउंड डिक्लेरेशन के बाद, पहले राउंड के रिजल्ट के बाद आपको क्या ऑप्शन है? अब जिसको अलॉट हो गया, फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने ये कहा कि समझे कि 524 स्कोर है, उसको गवर्नमेंट सिंधु दुर्ग अलॉट हो गया। अब आप में से घर में ये लगता है कि कानून ये कहता है कि आपने जाके ज्वाइन कर लेना, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपकी ओरिजिनल, आप फीस का डीडी भर के सिंधु दुर्ग जाना, बम्बई से, जलगांव से, औरंगाबाद से, बीड़, उस्मानाबाद, कहीं की भी रहने वाले हो आप, आपको सब डॉक्यूमेंट लेकर, जेरोक्स कॉपी लेकर, फीस का डीडी बनाकर आपको सिंधु दुर्ग जाकर आपका एडमिशन कंफर्म करना है गवर्नमेंट समझे के मेडिकल कॉलेज में। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यही नहीं रहेगा ऐसा, समझने के लिए कह रहा हूँ आपको, कि आपने वहाँ एडमिशन ले लिया और आपको उम्मीद है कि मेरा सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज, मैं परभनी का रहने वाला हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज परभनी मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे फिर? आप ये करेंगे, अगले राउंड में बाकी रहेंगे, अगले राउंड में बेटरमेंट के लिए आप बाकी रहेंगे। मतलब क्या नहीं करेंगे, आप वहां जाके वहां एक फॉर्म होता है, एसआरएफ, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कहते हैं। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आप लेके सबमिट नहीं करेंगे। आप जिसने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर दिया, इसका मतलब है सिंधु दुर्ग बहुत पसंद आ गया, वो आपका फाइनल हो गया, अगले राउंड में आप एलिजिबल नहीं रहते आप। इसलिए जाना, खामोशी से एडमिशन कंफर्म करना, अगले राउंड में जिंदा रहने के लिए ऑप्शन देना, फिर आप अगले राउंड में शामिल होंगे। सेकंड राउंड में आपको फिर नए प्रेफरेंस सबमिट करके आपको शामिल होने का मौका है। तो ये पहले राउंड में आपको दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन? जाके ज्वाइन होना है, ज्वाइन होके आपको अगले बेटरमेंट के लिए बाकी रहना है, या स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर के अपना हिस्सा खत्म करना है, फाइनल कर लेना है। या पहले राउंड में एक अच्छा ऑप्शन ये भी है, उसको फ्री एग्जिट कहते हैं, खामोश बैठ जाइए, मत जाइए, गए नहीं मां, कोई रिपोर्ट नहीं करे आपने, तब भी आप सेकंड राउंड में आ सकते हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, इफ नॉट ज्वाइंस, इफ कैंसल्स, स्टेटस रिटेंशन, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया, राउंड 1 की चीजें। कैप राउंड 2 में क्या होगा? कैप राउंड 2 में जिसको सीट अलॉट हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप देखेंगे, जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं या स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कैप राउंड 2 में भी आपको ऐसा लगा है मेरी पसंद का कॉलेज अभी नहीं मिला, राउंड 2 में पसंद का आने तक आपको मौका है, राउंड 2 में जाके ज्वाइन हो जाइए, फिर पसंद के कॉलेज के लिए बाकी रहिए राउंड 3 में। या राउंड
2 में कुछ सीट अलाउट ही नहीं हुई आपको, तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और राउंड आप देखिए कि कैप राउंड 3 में क्या कंडीशन है। कैप राउंड 3 में जिसका अलॉटमेंट हुआ है सबको, अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ज्वाइन होने के। कैप राउंड 3 में जो सीट आपको अलॉट हुई है वो सीट आपकी फाइनल है। आपको यहाँ ऑप्शन नहीं है, जाके अपना एडमिशन कंफर्म कंफर्म करना है आपको। ये 3 राउंड खत्म होने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड होगा। स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं, बल्कि 1 2 3 4 भी हो सकता है, जब तक के सीट रहते हैं बाकी कट ऑफ डेट उसकी दी हुई है तब तक के स्टे वैकेंसी राउंड का सिलसिला चलता रहता है। स्टे वैकेंसी राउंड जैसे ही खत्म हो जाएंगे, आप देखिए कि एक चीज होती है, स्टे वैकेंसी राउंड के एलिजिबल कौन होगा, कौन बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में आ सकेगा। वो बच्चे जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वही बच्चे जिनको राउंड 1 में अलॉट हुई, राउंड में 2 में अलॉट हुई, राउंड 3 में अलॉट हुई, वो ज्वाइन हो गए थे, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, राउंड 1 से लेकर 3rd तक किसकी कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, या सेकंड में उन्होंने ऑप्शन डाला था लेकिन सेकंड के बाद से कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, कोई सीट उनको मिली ही नहीं, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। और स्टे वैकेंसी राउंड की तादाद यहाँ दी भी नहीं है, इसलिए कि लफ्ज आप देखिए उसमें स्टे वैकेंसी राउंड्स लिखा हुआ है, यहाँ उसको एस नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है। और प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड 1 से ज्यादा होते हैं सीट फिलअप होने तक। यहाँ एक कंडीशन ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट जब भी मिली आपको, चाहे वो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में मिलो, 2 में मिलो, 3 में मिलो, आपको जिस सीट अलॉट होते ही ज्वाइन होना कंपलसरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं होते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की अलॉटेड सीट में, अब यहाँ आपके लिए खतरा है। यहाँ खतरा यह है कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट मिली थी, आप ज्वाइन नहीं हुए, ये ज्वाइन होके कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का कंडीशन आगे दिए हुए है, उसमें तब्दीली आई है। वो पेनल्टी क्या है, 10 लाख रुपये एमबीबीएस बीडीएस वालों के लिए है, आयुष वालों के लिए 3 लाख रुपये है अगर आप सीट कैंसिल करते हैं तो। आइए गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस के डिटेल्स की कोशिश करेंगे समझने की। मैंने अभी लेटेस्ट, अभी आज का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर था उसमें ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि हर कोर्स की 10,000 की करीब करीब फीस बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। वो क्या में बढ़ी है, सिर्फ ट्यूशन फीस में इजाफा हुआ। अब यहाँ जो हमने 3 प्लस प्लस किए हैं, जैसे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, अब ये प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस की 1,66,000 फीस हो गई। अब गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की 5,000 क्या है, डेवलपमेंट फीस है, और 9,000 हॉस्टल, और उसके बाद लाइब्रेरी, लेबोरेटरी का डिपॉजिट वगैरह मिला के 9,000 रुपये है। उसमें 2,000 डिपॉजिट की चक्कर है, वो आपको एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद रिफंडेबल होगा, वापस मिलेगा। तो इस तरह से टोटल फीस 1,80,000 रुपये एमबीबीएस वालों को पेड करना पड़ेगा। अब फीस एंड फ्री शिप में साथ साथ मैं आपको बोलता चलूं, तो लड़कियां हैं अगर हमारी बेटियां, अगर वो 4 कैटेगरी में आती हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, मतलब जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, लेकिन अब्बा का 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, वो ईबीसी में आती है। और एससीबीसी, ये एससीबीसी कोटा मराठा का है, आप लोग समझे कि हो सकता है सब मुस्लिम माइनॉरिटी के सुन रहे होंगे, तो उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये 3 कैटेगरी मुस्लिम बच्चियां आती हैं। तो ये लड़कियों के लिए 1,66,000 रुपये 100% माफ होंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 1,66,000 का डीडी ले जाने की खतआन जरूरत नहीं है। ले जाना क्या पड़ेगा आपको, 5,000 डेवलपमेंट फीस का और 9,000 अदर फीस का इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसमें भी हॉस्टल के 4,000 रुपये वो बाद में भर सकते हैं आप। तो वो 9 में से 4 अगर माइनस कर रहे हैं आप, तो 10,000 रुपये आपको भर के आपका एडमिशन फाइनल हो सकता है लड़कियों का। लड़कों का क्या होगा, बॉयज कैट हमारे अगर ईबीसी के हैं, ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको 1,66 की आधी फीस होगी, आधी माफ होगी, है ना, वो भरना पड़ेगा। उसी तरह बीडीएस की फीस हो गई है 1,25,800,
डेवलपमेंट फीस उनकी 3,000 रुपये है, अदर फीस 9,000 रुपये, 1,37,800 उनको भरनी पड़ेगी। आयुष और अलाइड कोर्सेज की फीस जो है 63,100 हो गई है, डेवलपमेंट 3,000, अदर फीस 9,000, जुमला 75,100 फीस देनी है। बाकी माफ क्या होगा? ट्यूशन फीस माफ होंगी आपको, अदर फीस उसमें माफ नहीं है। ये BNYS क्योंकि पहली बार खुला है, इसलिए गवर्नमेंट की जो फीस है BNYS की वो सिर्फ 18,000 रुपये है, उसका ख्याल रखिए। और BASLP के क्योंकि दो टाइप के कॉलेजेस है, स्टेट रन और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का BASLP का आलिया वर्जन कॉलेज की फीस है सब मिला के टोटल 11, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट, अदर फीस मिला के 29,600 इंक्लूडिंग ऑल। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बहुत कम लिखने में आया है। अब आपके सामने नया फीस स्ट्रक्चर जो ARFRA ने डिक्लेयर किया है वो भी कई ग्रुप में शेयर हुआ है, उसको जरा ख्याल रख के देखिए। एक अंदाजे के मुताबिक MBBS प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जा रही है इस साल 7,000 से 14 लाख के दरमियान, 7 लाख से, सॉरी, 7 लाख से 14 लाख के दरमियान। और लड़कियों को ये, अगर ये 3 कैटेगरी में है तो लड़कियां 100% उनको माफ होगी फीस, यानी किसी कॉलेज की अगर 12 लाख होगी तब माफ होगी, 10 लाख होगी माफ होगी, 7 लाख माफ होगी, ट्यूशन फीस माफ। अदर फीस कहाँ तक जा रही है? वो हॉस्टल मेस और डेवलपमेंट मिला के 2 लाख से 5 लाख रुपए के दरमियान है अलग अलग कॉलेजेस की। इसकी भी माशी तैयारी आपकी होनी चाहिए। BDS की आप देखते हैं कि प्राइवेट BDS 4 से 8 लाख रुपए ट्यूशन फीस और 1.5 लाख से 2.5 लाख हॉस्टल मेस और अदर फीस मिला के आपका जाएगा। आयुष के भी 1 से 3 लाख ट्यूशन फीस रहेगी और 1 से 2 लाख आपका हॉस्टल मेस के चार्जेस रहेंगे मिनिमम। फ्री शेफ स्कॉलरशिप क्या है मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत यहाँ नहीं है। अगली स्लाइड पर जाते हैं। पेनल्टी का तस्करा भी हुआ। पेनल्टी, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और उसको कैंसिल करते हैं, आप ज्वाइन नहीं होते हैं, तो आपको 10 लाख रुपये फाइन है MBBS BDS वालों को, और आयुष के कोर्सेज को 13 लाख रुपये, है ना। ये कंडीशन दिए हैं, इफ डू नॉट ज्वाइन ड्यूरिंग लास्ट राउंड, इफ कैंसल्स आफ्टर लास्ट राउंड, इफ रिजाइनिंग आफ्टर कट ऑफ डेट। ये एक चीजें आपको जहन में रखने की बहरहाल जरूरत है। आपको और एक चीज बता दें इस सिलसिले की कि अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये जो नोटिफिकेशन आपका दिया है, इंफॉर्मेशन ब्रोचर, उसमें वो बच्चे जो अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे उसके लिए भी कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी, इंतजार करते रहिएगा। आप एडमिशन प्रोसेस में शामिल हैं। हमने अब तक के जो कहानी सुनाई है आपको, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो 85% आपका जो स्टेट कोटा है और 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा है, उसकी तफसीलात सुनाई महाराष्ट्र के। तो उसकी साइट क्या रहेंगी आपकी? mahacet.org। हमने इंपॉर्टेंट वेबसाइट दी है यहाँ पर। तो चलिए, पहली साइट किसकी है? mcc.nic.in। ये किसके लिए रहेंगी? फॉर ऑल इंडिया कोटा MBBS BDS। वो बच्चे जो अच्छा स्कोर रखते हैं, एक मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका ऑल इंडिया कोटा 30,000 तक, ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक है, या ऐसे बच्चे जिनका स्कोर कम है लेकिन अब्बा जान के पास 20 से 22 लाख रुपए सालाना फीस पेड करने की कुव्वत ताकत है, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो ऐसे तमाम गवर्नमेंट के 15% कोटा इंस्टीट्यूशनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें एम्स है, जिपमैर है, AFMC है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें जाना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए mcc.nic.in। MCC की अच्छी एक वीडियो भी आई है, उसकी तफसीलात की जरूर उसको देखिए, फॉर ऑल इंडिया कोटा MBBS BDS। दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है अभी जिसकी कहानी आप सुन रहे थे, mahacet.org। इस पर क्या क्या एडमिशन चलेंगे? फॉर स्टेट कोटा SQ, IQ, इंस्टीट्यूशन कोटा एंड 15% ऑल इंडिया कोटा इन प्राइवेट आयुष। ये याद रखिए, हम में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर कम है, 250 है, 200 है, 200 प्लस है, 300 के अंदर है, BMS, BHMS, BOMS करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट कॉलेज का 15% कोटा ऑल इंडिया कोटा है महाराष्ट्र में, तो वो ऑल इंडिया कोटे का सीट भी CET सेल थ्रू भरे जाते हैं।
और ये ऑल इंडिया कोटे के 15% सीट में पूरे भारत के बच्चे शामिल होंगे। आपको भी मौका हो सकता है। आमतौर पर स्टेट कोटे के मुकाबले में ऑल इंडिया कोटा आयुष के कॉलेजेस का कम पे क्लोज होता है, थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी लगने के चांसेस रहते हैं। बहुत से बच्चे क्यों नहीं भरते वो फॉर्म? इसलिए कि उनके रजिस्ट्रेशन की फीस अलग है, 5,000 रुपये। डिपॉजिट 50,000 रुपये देना है, रिफंडेबल है वो। तो रिफंडेबल डिपॉजिट 50,000 रुपये वहां जाता है, इसलिए बच्चे उससे बचने की कोशिश करते हैं। जान दो 50,000 रुपये कहाँ खर्च करते बैठना, इसलिए तो शरीक नहीं होते, लेकिन इम्कानात इस कोटे में ज्यादा होते हैं। तीसरा अहम पॉइंट, पिछले 4-5 दिन से ये सवाल इस सिलसिले के आ रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेने के बाद क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की फीस की फैसिलिटीज हमको दस्तियाब रहेगी? यस, रहेगी। उसका जीआर है कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन होता है, महाराष्ट्र के बच्चों का उनकी जिस कैटेगरी की जो फैसिलिटी है वो उनको फैसिलिटी मिलेगी। तीसरी वेबसाइट है इंपॉर्टेंट, वो है AACCC.gov.in। ये काय के लिए है? पूरे भारत में मौजूद गवर्नमेंट एडेड बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के कॉलेजेस, स्टेट रन कॉलेजेस के 15%, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए ये वेबसाइट है। तो ये 3 वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, जिसको जहां भी शरीक होना है जरूर वो इसमें हिस्सा ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ हमारी स्टेट कोटे की डिटेल्स मुकम्मल हो जाती हैं। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। आप में से कुछ लोग सवालात पूछना चाहते होंगे, तो जरूर सवालात पूछिए। 15 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम याफे अमर खान बोल रहे हैं यवतमाल से। जी सर हमें नीट में 441 स्कोर आया है। जी। सर इसमें माइनॉरिटी कॉलेजेस जैसा जालना का है, इसका एमबीबीएस की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। 441 कैटेगरी क्या है आपकी? ओपन। जरूरत है कि माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। 441 का आपका ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के ऊपर होगा। 192। 190 हो तो वो 2 लाख के करीब चले गया है। जी जी जी। बदनापुर में माइनॉरिटी के एमबीबीएस कॉलेजेस में अगर एडमिशन आपको चाहिए तो एक अंदाजे के मुताबिक आपका 80 से 82 हज़ार ऑल इंडिया रैंक होना काफी है। अच्छा अच्छा, ओके। एंड सर ऑल हाँ इंडिया कोटे में देखे तो जैसा आउट ऑफ महाराष्ट्र भी। हाँ। ऑल इंडिया कोटे का मैंने बताया आपको कि वो जी जी। बहुत हाई जाता है, 30 हज़ार तक रैंक चाहिए उसका, मोटे तौर पर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पिछले कई जी जी बरसों जी। से एक अंदाजा है 30 हज़ार तक। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फिक्र मत कीजिए, बेहतर है, अच्छी जगह खूब मेहनत करके इम्प्रूव कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। जी सर। एंड सर जेडबल का भी हमने दिए थे। जी। उसमें एनआईटी अगरतला अलॉट हुआ है। बिस्मिल्लाह, ले लीजिए एडमिशन। जेडबल में वैसे सी सैब में हुआ कि जनरल में हुआ, सी कौन सा सैब round में। में? सी सैब में। सी सैब में हो तो ले लीजिए आप, टाइम अच्छा वेस्ट अच्छा, मत ओके। कीजिएगा। जी सर, उसका फर्स्ट राउंड हुआ है, अभी मुबारक, सेकंड और थर्ड बाकी है। मुबारक। हाँ, वो जी इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो कीजिएगा, मुबारक हो। अल्लाह से जी दुआ सर। है कि और बेहतर कॉलेज आपको मिले। मगर आमीन। ये दरख्वास्त हम अपने तमाम नौजवान दोस्तों से करेंगे, आपको फोकस किसी एक पे करना है। अगर आप जी जेडे सर। फुल फोकस करते तो हो सकता है आप आईआईटी चले जाते, या नीट पे फुल फोकस करते तो हो सकता है आप गवर्नमेंट एमबीबीएस को दोनों इजी तरफ तक जाते। जी सर। से दो तरफ सलाहियतों का डिवाइड मत कीजिएगा, खुदा के लिए। अपने चालू हो जी गया। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये हमारी बेबी है सकीना फातिमा, इसका स्कोर है 555। ओपन में जी। है हम। हाँ, 555 तो ऑल इंडिया रैंक कितना है बोलिए ना, 50 के अंदर होगा। हेलो। एक एक सब लोग बोलेंगे तो थोड़ा मसला होगा। एक एक से हैंड रेस कीजिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा। हैंड रेस कीजिए, आप 1 बाय 1 लेंगे हम। ठीक है। हाँ। अभी जो सवाल मरजान था अंसारी 555 वाला, बोलिए। मरजान पाँच अंसारी सौ शिव।
ये पाँच सौ सलाम पचपन वालेकुम। जिनका 555 जिनका स्कोर है, श्योर शॉट उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, बेफिक्र रहिए। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। बोलो सर ये सर। सवाल था कि हमने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल मेंशन किए थे, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस बन गया है, तो ईडब्ल्यूएस डाल सकते हैं ना महाराष्ट्र के काउंसलिंग से उसमें? मतलब नीट के एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त में आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, हाँ, उसमें है ना? जनरल मेंशन किया है। अरे बाबा, पहले बीच में मत बोलो आप। आपका नीट का एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त में आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था और आप ईडब्ल्यूएस आ गया, तो श्योर हाँ शॉट आप अभी रजिस्ट्रेशन में ईडब्ल्यूएस मेंशन कर सकते हैं, उसका फायदा आपको 100% मिलने वाला है। आगे बढ़िए। जी, जज़ाकल्लाह। यस। हादिया सवाल कीजिए, हादिया। सर 504 ऑल इंडिया रैंक 85,000 है, महाराष्ट्र में एमबीबीएस पॉसिबल है क्या? 85,000 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो मैंने कहा कि पिछले साल प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का लास्ट कट ऑफ 90,000 के करीब रहा है, तो आपको लगने के चांसेस है, बेफिक्र रहिए। लेकिन प्राइवेट में लगेगा। प्राइवेट में आप क्या है, कैटेगरी क्या है आपकी? ईबीसी है, ओबीसी है, हादिया। ईडब्ल्यूएस है? हेलो? अनम्यूट करके हेलो? बता सकते हैं, हादिया। बहरहाल, जो भी होगा, अगर आपके तीन सर में से कोई ईबीसी है। कैटेगरी है तो ट्यूशन फीस आपको माफ होगी। ओबीसी, ओके। ईडब्ल्यूएस। अगला सवाल प्लीज। अब जी, इंशा सवाल कीजिए, इंशा। अस्सलाम वालेकुम सर। इंशा। सर हाँ। ट्यूशन फ्री अस्सलाम। है हर कॉलेज में, जो गर्ल्स के लिए ईबीसी लगा के वो हर कॉलेज में माफ है, ट्यूशन फी जीरो है। जी जी जी, हर कॉलेज में ईबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को लड़की है तो 100% ट्यूशन फीस माफ है। सर पर मैं बीडीएस कॉलेज के लिए रंगून वाला में पूना में पूछी थी ना, तो उन्होंने बोले थे कि नहीं, हम लोग के यहाँ एफआरए का नहीं लगता है, जो एफआरए रहता है वही ट्यूशन फी जीरो करता है ना गर्ल्स की। देखिए, बाज दो तीन कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस तरह की बदमाशी करते हैं। बदमाशी क्या है उनकी? उनको ये इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट की कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये तीन कैटेगरी के बच्चों से आपने ट्यूशन फीस नहीं लेना। रंगून वाला कहता है कि आप फिलअप भर दो, गवर्नमेंट से सैंक्शन होके आने के बाद आपको वापस की जाएगी। फर्क इतना पड़ता, नहीं दे सकते। एफआरए की तरफ से बेवकूफ जवाबात है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्क इतना ही है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं लेना है तो नहीं लेना, नंबर एक। अब आप बच्चों में दम नहीं रहता, बच्चे ये चाहते हैं कि हमको प्रैक्टिकल रहते हैं, कॉलेज में रहना है, जीना है इनके साथ, डरे हुए रहते हैं। आपको 50 कह के एफआरए का मेल आईडी दिया हुआ है। एफआरए ने पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि एफआरए के फोन नंबर पर, एफआरए के मेल पर आपकी शिकायत इमीडिएटली रजिस्टर्ड हो जाना कि एट प्रेजेंट आई एम इन आजम कैंपस बिफोर रंगनवाला कॉलेज, दे आर डिमांडिंग फुल फीस। जबकि आपकी ओके ओके। कैटेगरी क्या है? ईबीसी जो भी है। ईबीसी सर। आपने वहां मेल कर देना, इमिडिएटली वहां से फोन आता कॉलेज को, और वहां कंप्लेंट दर्ज हो जाती है आपकी। बच्चे करते नहीं है। ओके सर। पर सर ये भी रहता है कि 100% भी रहती है और एक 50% भी रहती है, तो कोई कोई कॉलेज में 50% 50%। लड़कों को है। ओके सर। लड़कों का 50% है, लड़कियों को 100% माफ है। अगला क्वेश्चन प्लीज। तो सर कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, कोई जी, भी प्राइवेट कॉलेज उसमें सैमसंग। सब। बोल दिया ना बेटा, वही दोहराते आप। ठीक है, थैंक यू सर। सैमसंग SM E22 सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम सैमसंग वालेकुम। E22। अस्सलाम। सर मैं नाम मोहम्मद बताइए जुबियान पहले खान हूँ अपना। अमरावती से। मोहम्मद जुबियान जी खान जी। अमरावती से। मुझे 579 मार्क्स आए अभी नीट में। माशाल्लाह। 18,545 रैंक है। मुबारक। सर मेरा नीट के मुबारक। फॉर्म में कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस है और मुझे अभी रजिस्ट्रेशन ओपन से करना है क्योंकि मेरे पास ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का है। तो वैसा हो पाएगा क्या? ये हो पाएगा। आपको दोनों ऑप्शन है।
जी सर। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त में आपकी वो कैटेगरी नहीं थी, अब जी है, सर। या थी नहीं अब सर, नहीं है। कैटेगरी, हाँ बराबर मैं बराबर। वही कह रहा हूँ, दोनों ऑप्शन आपके पास जी सर। आपने मेंशन की, लेकिन वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अभी नहीं है आपके पास। जी सर। जी सर। तो आप अपना ओपन कैटेगरी वक्त रजिस्ट्रेशन में मेंशन करेंगे, बात खत्म। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर, जजाकल्ला। रियलमी RM X2 2156। हाँ, सवाल कीजिए। Realme RM X2 156 है। सर अस्सलाम वालेकुम। मसलम। सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 31,000 है। मुंबई में चांसेस है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? 31,000 है आपका। मुंबई हाँ। में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज में जो कोर 5 कॉलेजेस है आपके, के ई एम आपका, जे जे, हाँ। ऊपर, हम्म, और टीएन और एल टी, इसमें थोड़ा सा हाँ। चांसेस तीसरे राउंड तक हो सकते हैं, लेकिन पहले दूसरे राउंड में आपको कामा कामा हॉस्पिटल में हो जाएगा। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज राजीव गांधी में भी चांसेस पहले राउंड में। पहले दूसरे राउंड तक हो जाएगा कहीं ना कहीं इंशाल्लाह। और सर पहले राउंड में जो प्रेफरेंस लिस्ट डालेगा उसमें सारी महाराष्ट्र की कॉलेजेस डालने का? जी जी। पहले राउंड में अगर प्रेफरेंस लिस्ट डालेंगे उसमें सिर्फ मुंबई की डालने का कि पूरे महाराष्ट्र की 42 नहीं गवर्नमेंट नहीं नहीं कॉलेजेस नहीं डालने उसमें? बेटा, देखो, आपको अपने ऑल इंडिया रैंक को सामने रखते हुए कॉलेजेस हम्म। की लिस्ट आप बनाएंगे। आपका हम्म। कितना है ऑल इंडिया रैंक? 31,000। 31,000 है। आपको आपको ये सवाल नहीं है कि नहीं लगेगा आपका, है ना? इसलिए आप हाँ। क्या करेंगे, पूरे के पूरे 42 कॉलेजेस मेंशन नहीं करेंगे। हम्म। जैसे खास तौर पर दूर हम्म। दराज के जो नए कॉलेजेस हैं हम्म। वो नहीं डालेंगे हम्म। आप क्या करेंगे, टॉप के कॉलेज डालेंगे, मुंबई के पूरे डालेंगे, हम्म। उसके बाद पूना डालेंगे, बीजे मेडिकल कॉलेज, शोलापुर का वीएम डालेंगे, अकोला हम्म। डालेंगे, सॉरी, कोल्हापुर डालेंगे, मेरठ डालेंगे, है ना? पुराने जो कॉलेजेस है ऐसे एक तकरीबन हम्म। 20 कॉलेजेस तक आपने कम से कम मेंशन करना। ठीक है सर। जिस जिस जी। बच्चे का बाउंड्री पे है लगने का चांसेस है, लेकिन बाउंड्री पे है, तो उसने हमेशा पूरे के पूरे ऑप्शन मेंशन करना, ऐसी रिस्क नहीं लेना। ठीक है सर। अयान तमोली, सवाल सलामकुम सर। कीजिए। सर वालेकुम अस्सलाम। मेरा जी। रैंक अभी 70,000 है। 70,000 हेलो। ऑल रैंक? 74,000 ऑल इंडिया रैंक। 74,000, अच्छा। हाँ। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं गवर्नमेंट है लग। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस जो है 99% नहीं है, 1% में कुछ भी हो सकता है। नंबर एक, हाँ तो 100% चांसेस से प्राइवेट कॉलेज उनको मिल जाएगा ये रैंक पे। सर मेरा प्राइवेट डाउट कॉलेज था में जी कि अगर मैंने जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म था वो ओबीसी से फिल किया था। जी। तो अभी जब मैं सीटी सेल का रजिस्ट्रेशन करूंगा तो शायद मेरा डाउट था, ऐसा था कि मैं उसमें ईडब्ल्यूएस से कर दूं। अच्छा, क्यों वो आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट आ गए? ईडब्ल्यूएस का पापा ने कहा कि बना सकते हैं, अगर ऐसा कोई गलत नहीं है ओबीसी से ईडब्ल्यूएस स्विच करना तो कर सकते हैं आप, वरना फिर आपके ओबीसी से आपके टीसी में आपके टीसी में मेंशन किया हुआ है? नहीं, लिविंग सर्टिफिकेट में ऐसा कोई मेंशन नहीं है ओबीसी वगैरह ऐसा कुछ। लेकिन आपने वैलिडिटी वगैरह निकाला ना? हाँ, वैलिडिटी है मेरे पास ओबीसी की, ओबीसी के सारे मैं डॉक्यूमेंट्स है। मैं ऐसा रिस्क लेने का मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा। ये ये कानूनन दो, हाँ। मतलब जिसने कास्ट सर्टिफिकेट हासिल किया है उसके लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि हम्म। उसने जो है ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट नहीं करना या नहीं करना, ईडब्ल्यूएस का अवेल नहीं करना। वो कानूनी गलत और हो जाएगा। आपके सुनो, और आपके खास तौर पर सीटी सेल की वार्निंग है कंसर्निंग कॉलेजेस को, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके लेंगी कॉलेजेस वाले, आपका एडमिशन फाइनल करेगी, तो उनको अब तक ये था कि कंसर्निंग डॉक्यूमेंट अगर डाउटफुल है तो वो आपका एडमिशन उस राउंड का कैंसिल करके अगले राउंड में आपको ओपन कैटेगरी में ट्रीट करते थे। मगर अब ये कहा गया कि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट है, गलती से बना हुआ है, धोखाधड़ी का मामला है, तो उस पर पुलिस केस भी करने की वार्निंग कॉलेजेस को सीटी सेल ने दी है। हाँ, तो शुक्रिया आप सर। लीगल मशवरे लीजिए वकीला से, हाँ।
पूछिए, इस सिलसिले में हम ये रिस्क नहीं दे नहीं ले सकते। सकते। जी मिर्जा गौसिया सवाल कीजिए। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये अगर एक मिनट, अगर आपको ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं तो आपको चांसेस नहीं है गवर्नमेंट में लगने के। बहरे सूरत आपको प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा और आधी फीस आपको वहां देनी है। तो आप ये रिस्क लिए बगैर ओबीसी का बाकी रखिए, मेरा पर्सनल मशवरा होगा। बात समझ में आई? अबू जी जर पहले वाला कैंडिडेट मैं था ये। जी जी जी। किसी का चैट बॉक्स में भी सवाल है, 86,000 रैंक है उनका, IIMSR जालना में टारगेट है, तो लास्ट राउंड तक कैसे बैठ सकते हैं, प्लीज हेल्प। देखिए, जालना ही के कॉलेज को टारगेट मत कीजिएगा। महाराष्ट्र में 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें से एक ऐसे 10-5 के छोड़िए जहां पर ऑदर फीस बहुत ज्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है। और जहाँ के अफोर्डेबल फीस है, बहुत ज़्यादा लूट नहीं है हॉस्टल मेस के नाम पे, ऐसी आप लिस्ट बनाइए उनकी, इंटरनेट पर उनका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको सामने रखते हुए। तो अगर आपका IISMR में नहीं हो रहा तो बाहर किसी कॉलेज में हो सकता है। पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो अदर माइनॉरिटी के, नॉन माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस है मेडिकल के, वो ज्यादा समझिए कि उनका ऑल इंडिया रैंक पे वो लगे हैं। IIM में सारा कंपटीशन ज्यादा है, सारे मुस्लिम बच्चे वहां टूट पड़े हुए हैं। ये गलत है इंतहाई, वो नहीं होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त सबसे होंगी, आप जितने ग्रुप के बच्चे सुन रहे हैं, तो आपका प्रेफरेंस नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज होगा। बात सुनिएगा, आपका प्रेफरेंस नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा। क्यों? इसलिए कि अगर आपका नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज में लगता है, आप वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो आप एक सीट बचा सकते हैं मुस्लिम बच्चे के लिए। वहाँ पर कौन आने वाला है किसको नहीं मालूम, लेकिन IIMSR में 100% मुस्लिम बच्चे आते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है और वहाँ सीट आपने एंगेज कर ली, इसका मतलब ये है कि एक मुस्लिम बच्चों को डॉक्टर बनने से आपने जिंदगी भर के लिए महरूम कर दिया, और उसका उसका क्या मामला होगा अल्लाह ही जाने। तो प्लीज आपसे जी दरखास्त की हमदर्दी से थोड़ा सा मिल्ली जज्बा रखते हुए सोचिए। गौसिया सवाल कीजिए, मिर्जा गौसिया। हेलो। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ना आयुष कोर्सेज के रिगार्डिंग था। मैंने जी ना मतलब जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म किया था तो उसमें ईडब्ल्यूएस मेंशन किया था, बट ऐसा बोल रहे ना कि प्राइवेट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस को नहीं रहती है जगह। नहीं तो है, क्या बोल रहे हैं। मैंने 10 तो, मरतबा तो रिपीट किया, वही सवाल पूछ रहे हैं आप। प्राइवेट कॉलेजेस में EWS कोटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सर एक काउंसलर बोला था कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते ओपन मेरे में। को आप ऐसे बेवकूफ काउंसलर का रेफरेंस मत दीजिए खुदा के वास्ते। और आपसे भी दरखास्त होगी कि आप बेवकूफ मत बनिए ऐसे नालायकों के पास जाके। सीधा सीधा आप अपने हाथ में ब्रोशर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर लो, पढ़ो। ठीक। समीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बेटा। सर हाँ, हमारे मेरे बच्चे का स्कोर 501 है। हम्म, ऑल इंडिया रैंक 88,666 है। जी। तो सर अभी जो ये नए कॉलेज आए जैसे कितने परभनी अटेम्प्ट हुए? मेडिकल, कितने अटेम्प्ट है? समझ गया, कितने अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट फ्रेश है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ जी जी। तो करते क्या है आपकी, अब आप क्या करते हैं? प्राइवेट सर्विस है सर। मतलब कंपनी में है, अच्छी खासी हाँ सैलरी है? कंपनी में नहीं है सर, मीडियम है ऐसा कुछ ही। तो मेरा मशवरा है कि ये बच्चा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 501 लाया है, तो 101% ये अगले साल गवर्नमेंट के टॉप के अच्छे कॉलेज में लगेगा। जी इसको जी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं तो इसको लगने के चांसेस 90% नहीं है, 10% में हो सकता है। लास्ट राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में किसी प्राइवेट में लगेगा। तो ऐसे हम्म। प्राइवेट में लग गया जहां पर कम से कम ट्यूशन फीस आधी माफ होने के बावजूद। क्या है आपकी कैटेगरी है?
हाँ EWS मतलब इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख के अंदर। चलिए, जो भी है आपका, अगर आधी फीस माफ भी हो रही तो डेवलपमेंट नहीं वगैरह नहीं सर। मिला के आपको 5 लाख हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज का हॉस्टल मेस महंगा रहता, वो मिला के आपको 7 साढ़े 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए खर्च होंगे। जी जी जी। पास अच्छा सर कॉलेजेस ये। का, एक हाँ मिनट, पास कॉलेजेस जी। का उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो ये हम्म 8 लाख के हिसाब से टोटल करेंगे तो आपका खर्च 36 लाख रुपए जाएगा। लाख। तो जी। 36 से 40 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? एक बार रिपीट हम्म। कराओ, अगले साल बिठाओ। इंशाल्लाह। अच्छा ये आखिरी जो राउंड रहेगा, स्ट्रे जो राउंड रहेगा सर, जी इसमें अगर कोई कॉलेज अलाउट होता है तो जी। उसमें फीस फुल भरना पड़ती है या कुछ अपना बेनिफिट मिलता है? जितने राउंड गवर्नमेंट के लेवल के होंगे हम्म। तो सबको बेनिफिट मिलेगा। वो पहले मिलेगा। होता था इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते थे उसको। वो अच्छा जी राउंड सर। का अगर होता तो फैसिलिटी नहीं मिलती थी, आपको मसला नहीं रहा। तो वेट करना है या सर फिर स्टडी शुरू करना है? मेरा मसला कह रहना कि आपके पास इतनी दौलत जमा है, आप प्रोसेस में रहिए एडमिशन के। जी। हम्म। लेकिन एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में सितंबर अक्टूबर जा रहा पूरा। जी जी सर। बच्चे बच्चे को पढ़ने लगाइए, उसको बोले कि बेटा तू अपनी स्टडी में रहे, मैं इधर एडमिशन प्रोसेस में तेरा काम करते रहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो छोड़ के चले जाओ किसी भी अच्छी जी कोचिंग में, कुछ इनिशियल अमाउंट 10-5 दे के क्लासेस जी ज्वाइन कर दीजिएगा। जी सर जी सर जी सर। जजाकल्ला सर जजाक। आमीन आमीन। उमैया मोमिन। सर एक अस्सलाम मिनट, वालेकुम सर सर। आपका कितना वक्त है अभी? एक मिनट एक मिनट। पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि शॉर्ट में सवाल रखिए। अभी भी कुछ लोगों के हैंड अच्छे खासी तादाद अभी बाकी है जो सवाल करना चाह रही। दूसरी चीज ये है कि लिमिटेड टाइम भी हमारे पास है, तो कोशिश कीजिए कि फौरी तौर पे शॉर्ट सवाल कीजिए। और ठीक है। हाँ सुमैया सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर प्राइवेट कॉलेज में मतलब बीएएमएस के प्राइवेट कॉलेज में अगर नंबर लगता है तो वहाँ पर लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी ना? यस, 100%। ओबीसी कैटेगरी से। यस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी तीनों बोल रहे हैं ना बेटा, कैसे आप सुनते हैं आप? प्राइवेट कॉलेज ना, इसलिए पेड। चलिए आगे सवाल। जी, अब सवाल कीजिए बस। अवैस। मैरी नास। मैरी नास। सुमैया मोमिन तो हो गए ना? समीर अहमद। हेलो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हाँ अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर एक मिनट अस्सलाम पहले वालेकुम। अवैस कर ले फिर एक मैरी एक से नास। एक एक ले लीजिए। जी जी अवैस हेलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वालेकुम मुझे अस्सलाम। 2 लाख, मुझे सर 2,30,000 रैंक है मेरी, तो गवर्नमेंट बीएमएस के चांसेस हैं मुझे। ओबीसी स्कोर क्या है? 418, 418। नहीं, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट बीएमएस मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में। नेक्स्ट प्लीज। जी थैंक यू सर। अगला सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। जी सर, हमारे मार्क्स 510 है और रैंक जो है 77,000 है। जी, तो सर इसमें अभी गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, बट जो प्राइवेट मिलेगा, 100% प्राइवेट लेकिन सर मिलेगा। सेमी गवर्नमेंट है ना? सेमी गवर्नमेंट नाम का कोई कॉलेज महाराष्ट्र में नहीं है, ये लफ्ज जहन से खुरेज के निकाल के फेंक दो। अच्छा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट अनएडेड। तो सर प्राइवेट में प्राइवेट, जो हमने प्राइवेट अनएडेड में आपको एमबीबीएस को लगेगा, ट्यूशन फीस आपको वहाँ 100% फी माफ है। अदर अच्छा, फीस भर के एडमिशन ले सकते हैं आप। तो सर मार्क्स अभी हमारे 510 है, तो सर हमको अच्छा वाला कौन सा है मीन्स प्राइवेट में? नहीं, प्राइवेट में अच्छे वाला बुरे वाला नहीं रहता बेटा। आपको ये देखना है कि कम फीस वाला, कम खर्चे वाला, कम लूटने वाला कौन कौन से कॉलेजेस है, इनके इंटरनेट पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
वहाँ फीस स्ट्रक्चर का जायजा लो, अपने माशी हालत क्या है उसका जायजा लो और फाइनल करो। जैसे कि सर हमारे फैमिली में सब बताए ना, तो हम लोग को बता रहे कि बदनापुर बेस्ट है फॉर मुस्लिम गर्ल्स ऑल्सो, तो सर वो बेस्ट रहेगा क्या? क्यों, अच्छे है। उल्लास पाटिल बदनापुर से कम खर्च में आता है जलगांव का। कहाँ लातूर जल का अगर MMSR लेंगे लातूर का, तो लातूर में 1 लाख रुपए ज्यादा जाएंगे खाली डिपॉजिट के, बाद में वापस मिल जाएंगे आपको। ऑलमोस्ट अच्छा। सेम चलते हैं, 50-60 हजार के फर्क से। अच्छा। तो थोड़ा सा आप ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और उसमें आप तमाम से दरख्वास्त है, जितने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, आप में से वो बच्चे, देखिए अब हम आपके लिए एक ऑफर दे रहे हैं आज के प्रोग्राम में। वो ऑफर ये है कि आपने समझिए कि बदनापुर का कॉलेज से पहले ऊपर, मतलब सीक्वेंस में 42 समझिए कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे पहले, 41 पे आपका बदनापुर नहीं रहना, ठीक है सर। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज डालेंगे लास्ट में जिस बच्चे का बदनापुर है। हम्म। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। लेकिन उससे पहले का कोई प्राइवेट मिल गया आपको हम्म। और आपने वहां ज्वाइन कर लिए, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एक सीट महफूज कर ली मुस्लिम बच्चे की। अच्छा। समझ रहे आप? हो जी सर। सकता है उस हमदर्दी के नतीजे में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज की फीस अगर 20-25-50 हजार रुपये ज्यादा जा रही, अच्छा। बात समझ रहे आप? जी अगर सर। वो फीस ज्यादा जा रही है आपकी, तो हमको जरा कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह उसकी कोशिश हम लोग करेंगे। तो सर आपका कांटेक्ट। आएगा, मिलेगा आपको इंशाल्लाह बाद में, ठीक। ठीक है। थैंक यू सो मच। कॉन्टैक्ट चैट बॉक्स में डाले हुए हैं और सर ने स्लाइड में भी बताए थे। OnePlus CPH 2569 अनम्यूट कीजिए। OnePlus। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। हाँ सर, वो हम ये पूछ रहे थे कि जब डीडी बना के ले जाएंगे कॉलेज में, तो कैसे, मतलब अलग अलग टाइप के डीडी रहेंगे क्या? ट्यूशन फीस के अलग, इसके अलग 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 अमाउंट के? आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस जी। कॉलेज के वेबसाइट पे डीडी कितने का और किसके नाम का बना के लाना है, उसको दिया हुआ रहता है, उसको देख के बनाना। जी। फतीब बाबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 4,27,000 का रैंक है सर। महाराष्ट्र छोड़ के तेलंगाना कर्नाटक में कहीं सेमी गवर्नमेंट में लगेगा। स्कोर क्या है? 4,27,000। स्कोर क्या इसको है? इसको 346। हाँ, 346। 346 कहीं नहीं मिलेगा। कर्नाटक तेलंगाना आंध्रा। ज्यादा हो पॉसिबल है कि वो मिलेगा उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, कहाँ तक जाएगी सर फीस? डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज मिल सकता है भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप अच्छा। MCC का ऑल इंडिया कोटे का फॉर्म भरो, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो MCC में रजिस्ट्रेशन की फीस जो रहेंगी आपकी, वो आपकी 10,000 रुपये है, और आपको अच्छा सर। डिपॉजिट 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं वहां पर, जो डीम रिफंडेबल यूनिवर्सिटी। है, वापस मिलेगा। यस। तो वहाँ आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो फीस रहेंगी सालाना, वो एक मोटे तौर पर 20 लाख के ऊपर पकड़ के चलना सालाना। इधर मैनेजमेंट कोटा में कहीं नहीं लगेंगे सर, तेलंगाना आंध्रा? भरो ना, मैनेजमेंट कोटा भी महंगा जाएगा ना आपको जनाब। जैसे आंध्रा कि। में मैनेजमेंट कोटा नहीं बोलते, ग्रुप A, ग्रुप B, कैटेगरी A, कैटेगरी B और सी कैटेगरी में कॉलेज की 3 गुना फीस देनी पड़ती है आपको। अगर उनकी फीस समझिए कि 10 लाख है सालाना, तो आपको 30 लाख देनी है। 8 लाख है तो 24 लाख देनी है आपको। और बी कैटेगरी में आपको जो फीस है, आमतौर पर एवरेज रेंज है उसका बी कैटेगरी का, वो रेंज है 12 से 13 लाख रुपये साल को। लेकिन ये स्कोर में लगेगा नहीं लगेगा नहीं बोल सकते, पार्टिसिपेट हो जाइए आप। लग गया तो किस्मत आपके, नहीं लगा है तो दूसरा कुछ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जहरा सऊदी।
हो गए सवालात? 535 नंबर है मेरी लड़की का, 50,800 रैंक है, जी और तेरना कॉलेज में सर लेना चाह रहे हैं। जी, तो सर तेरना कॉलेज में हो पाएगा? आसानी से होगा। सर उसमें हॉस्टल चार्ज कंपलसरी है सर? मैं कह रहा हूं कि तैरना वाले पहले साल हॉस्टल कंपलसरी कर रहे, सुन रहे नहीं हो? जी तो ऐसी सूरत में आपको वो महंगा पड़ेगा। तो अगर आप बम्बई के हैं अगर, तो आप तैरना डाल के देखिए, रिक्वेस्ट करना है उनको कि हम बम्बई के यहाँ आना जाना करेंगे, नंबर जी एक। सर। और कानूनन हॉस्टल लाजमी करना लोकल बच्चों को, ये मना किया गया है। तो वो जी सर। आपको आपको अलॉटमेंट के बाद ये पूरी कुव्वत के साथ फेस करना है, नंबर एक। दूसरा, आपने तैरना आप प्रेफरेंस में जरूर डालिए, लेकिन 1 से लेके 42 पूरे गवर्नमेंट डालते रहेंगे हर वक्त आप। सर जीएमसी मिलने की उम्मीद है सर? 535 नंबर अरे है, बाबा, 50,000। उम्मीद हो या मत हो, उम्मीद यहाँ आपको 25% है। तो 25% उम्मीद को, हाँ, आपके मुताबिक काम हो, इसलिए 1 नंबर से 42 नंबर तक पूरे के पूरे आपने गवर्नमेंट ऑप्शन डालना, और उसके बाद केजे समैया डालना, फिर उसके बाद 44 नंबर पर आपने ये डालना, तैरना। सर सर जीएमसी जीएमसी अगर मिल रहा है और प्राइवेट मिल रहा है, तो सर दोनों में कौन सा बेहतर है? अगर जीएमसी दूर पड़ रहा है हमको। जीएमसी, हमेशा जीएमसी, जीएमसी बेहतर रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन से मुतालिक भी, और फीस में काफी फर्क है ना। आपका प्राइवेट में मिल भी रहा तो आपको 2-2.5 लाख रुपए खर्च करना ही है हर साल। जी सर, काशी भाई नावले भी मिल सकता है ना सर? जी, काशीबाई काशी भाई नवले नावले। पूना का है, पूना का मिल सकता है ना। जी सर। चलिए जी नेक्स्ट राउंड प्लीज। प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर हमारा और एक सवाल था, वो कि वही एप्लीकेशन फॉर्म में हमने 8 लाख से 8 लाख प्लस इनकम गलती से भरे थे, जी, कोई लेकिन मसला नहीं, कोई मसला मसला नहीं नहीं, ना? कोई मसला नहीं। ठीक है सर। वो इनकम सर्टिफिकेट अभी बना लिए हैं अब्बू का, तो उस पे से ईडब्ल्यूएस अरे बाबा, स्टेट का मैं बन क्यों गया। दोहरा रहे आपको, वो मसला नहीं है, हाँ खामोश रहिए ठीक आप। है सर, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरी सवाल लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम रुखसती लेंगे। जी लास्ट क्वेश्चन है तो ठीक पूछिए किसी का। है, सवाल कीजिए। और बाकी लोग सर का कांटेक्ट वगैरह भी हम दे देंगे क्या बोला? ऊपर, शेयर भी किया जाएगा, लिंक ग्रुप में डाल देंगे। तो जुबैर सवाल कीजिए। हेलो। जी बोलो बेटा। हाँ सर, ऑल इंडिया रैंक हमारी 1,17,000 है और स्कोर 481 है। जी, तो कौन सा सेमी गवर्नमेंट मिलेगा? एमबीबीएस बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट। मैं आपने 10 वक्त कह रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट का लफ्ज मत दोहराइए प्लीज, प्राइवेट और गवर्नमेंट बोलिए सिर्फ। आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा ये स्कोर पर। अच्छा। आपको बीएमएस मिलेगा। बीओएमएस। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अबू जर? यस। जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ बेटी से कि कितने अटेम्प्ट हुए, चले गए वो? हाँ। क्या ओके, नाम था उनको पता है, कंक्लूड कर लेते हैं सर फिर। ओके, जजाकल्ला। हम तमाम पार्टिसिपेंट के बहुत मशहूर है, और खास करके नजम सर के, कि आपने बहुत ही अप टू द पॉइंट और बहुत ही माइक्रो डिटेल्स हमारे सामने शेयर की। प्रेजेंटेशन
हम देखते हैं कि बहुत खास रहा सर का। इंशाल्लाह सर हमारी रहनुमाई भी करते रहेंगे, और सर से हम लोग कांटेक्ट करें। उसमें सबसे पहले ये है कि सर से इजाज़त ले ली, सर का टाइम पूछ लिए मैसेज के जरिए कि सर कब अवेलेबल है, उस हिसाब से आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ऑडियंस लिमिट की वजह से आज हम जो है 100 तक ज्वाइन कर पाए। ये सेशन इंशाल्लाह इसकी लिंक ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो ज्वाइन नहीं हो सके लिमिट की वजह से। और इस ग्रुप से कनेक्ट रहिए, एजुकेशनल अपडेट्स इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी वक्तन फवक्तन। और हम तमाम के आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप इस सेशन में शरीक हुए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाला पढ़ के इंशाल्लाह इस सेशन का इख्तिताम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। जज़ाकल्लाह सर। जी।